हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह भाग 5। यहाँ पर हम कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान और जो है भारतीय भूगोल के बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो भाग 4 बनाया है उसमें हमने कवर किया है भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। देखिए, सार संग्रह जो होता है इसमें ऐसे प्रश्नों को समायोजित किया जाता है जो आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, जिनके उन प्रश्नों को यहाँ पर समायोजित किया जाता है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह आता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है प्रतियोगिता दर्पण के नाम से। वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं, तो प्रीवियस जो भी वीडियो हैं वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और इसकी PDF फाइल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम पर जाइए, सक्सेस जंक्शन यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको इसकी PDF और वहाँ पर हम पोल भी क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारी अलग अलग जानकारियाँ भी आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाती हैं। हालांकि लिंक हम आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के प्रमुख प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, अनुच्छेद 19 जो है हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। तो वहीं पर मूल अधिकार है हमारा कि हमको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हम कहीं पर भी जाकर के अपना स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी हम भाषण एवं अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें भारतीय राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आ रहा है आपके सामने, आइए देखते हैं। तो देखिए, वन लाइनर फैक्ट होंगे, हम आपको विस्तार में जानकारी देंगे। भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का प्रबंध किसमें किया गया है, यानी आपको आर्थिक न्याय कहां पर दिया जाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय संविधान में कहां पर ऐसा बताया गया है। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों चीजों में जो है आपको यहां पर आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकार की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर मूल अधिकारों में हमको बहुत सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वहां पर हमको आर्थिक न्याय की भी स्वतंत्रता दी गई है। वहीं पर अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, तो प्रत्येक नागरिक अपने राज्य से ये उम्मीद करता है कि उसको सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाए, उसका ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पर इन दो जगह पर हमको आर्थिक न्याय का जो है उपबंध किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। पहला है आर्थिक न्याय, दूसरा सामाजिक और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है भारतीय राष्ट्रीय संविधान के प्रस्तावना में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ रहा है। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे। तो जब पुनर्गठन आयोग बना हुआ था तो उसने जो है शुरुआत में 1 नवंबर 1956 को कितने यहाँ पर राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे। संघ राज्य का तात्पर्य है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश। तो 14 राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे जब शुरू में राज्य पुनर्गठन आयोग बना हुआ था। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां पर स्थित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, DPSP में, जैसे हमने आपको बताया है कि प्रत्येक नागरिक ये उम्मीद करता है कि राज्य जो है उसका ख्याल रखेगा। तो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कहां पर हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 352 के खंड 3 में यहां पर प्रयोग हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का। प्रश्न नंबर 7 है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक यहां पर लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। तो एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है और एक बैठक से लेकर के अगली बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 बार बैठक हो सकती है बड़े आराम से एक साल में। तो ये तो अनिवार्य ही है कि एक साल में 2 बार तो बैठक होना ही होना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। वन लाइनर फैक्ट आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हमने यहाँ पर कवर किया है प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत। तो प्रश्न नंबर 9 है, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है। जो स्थायी समिति होती है उसमें कितने सदस्य यहाँ पर लोकसभा से होते हैं और कितने सदस्य यहाँ पर राज्यसभा से होते हैं। तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में यहाँ पर लिया जाता है।
यानी कि जो स्थायी समिति है वहाँ पर लोकसभा से अगर मान लीजिए 3 सदस्य हैं तो लोकसभा से 2 सदस्य होंगे और 1 सदस्य जो होगा वो राज्यसभा से होगा। और लोकसभा जो होती है वो जनता की सभा होती है, यहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर बैठते हैं लोकसभा में, तो वहाँ पर अधिक लोगों को लिया जाता है, यानी क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में यहाँ पर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, तो अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता से संबंधित, यानी अस्पृश्यता का अर्थ यहाँ पर है छुआछूत, तो छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद 17 है यहाँ पर भारतीय संविधान का। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन हो रहा है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको टकरा ही जाता है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है या अस्पृश्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो ये थे प्रमुख 10 प्रश्न जो हमारे प्रतियोगिता दर्पण में आए हुए थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से, नई वाली प्रतियोगिता दर्पण में। इससे पहले भी जो संविधान के प्रश्न आए थे पिछली वाली प्रतियोगिता दर्पण में, वो भी आप जाकर के देख लीजिए, क्योंकि ये कभी पुराने नहीं होते हैं ये प्रश्न, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न होते हैं स्पीड में रिवीजन करने के लिए। यहाँ पर रैपिड फायर रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं कभी भी परीक्षा में देने जाने से पहले, तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में आए हुए होते हैं और उन्हीं प्रश्नों के आगे आने की संभावनाएं होती हैं, तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो चलते हैं भारत एवं विश्व के भूगोल की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वे कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह वहां पर पाए जाते हैं। ये भी पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह है उसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, 82 उपग्रह यहाँ पर शनि ग्रह के सर्वाधिक हैं इस समय वर्तमान तक। कई बार बृहस्पति भी आया है, लेकिन सही आंसर जो है जो यूपीएससी ने माना है, जो यूपीपीसीएस ने माना है, वो माना है शनि ग्रह के 82 उपग्रहों को माना है जो कि सर्वाधिक उपग्रह हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो देखिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 13। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है, वह ग्रह कौन सा है? तो वह ग्रह है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह को ही यहाँ पर लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड के धूल के बादल पाए जाते हैं, और जो आयरन ऑक्साइड है वो रेड कलर का होता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो समतुल्य यहाँ पर बताया गया है मंगल ग्रह को कि पृथ्वी के जितना समय यहाँ पर पृथ्वी में जो है दिन होता है 24 घंटे का, तो वहीं पर 22 घंटे कुछ मिनट का दिन यहाँ पर मंगल पर भी होता है, और उतना ही अच्छी झुकाव है। तो यहाँ पर उम्मीद की गई है कि मंगल पर भी आगे जीवन हमको मिल सकता है। अभी हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं और मंगल पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 है, अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी कहाँ? अपवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं। अपवाह क्षेत्र का अर्थ होता है कि चौड़ाई कितनी है, कितना फैलाव है, कितना उसमें जल है, उसके आधार पर। तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। अगर आपसे सबसे लंबी नदी पूछते तो आप नील नदी आंसर देते, लेकिन यहाँ पर अमेजन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से फैलाव कितना ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा नदियाँ यहाँ पर आकर के मिल गई हैं, इसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन सबसे बड़ी नदी है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। तो देखिए, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो कहां पर पाया जाता है मेडागास्कर द्वीप? तो हिंद महासागर का एक हिस्सा है मेडागास्कर द्वीप। तो मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो टिहरी पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो जो टिहरी पनबिजली परियोजना है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, और टिहरी बांध भी जो है भागीरथी नदी पर ही स्थित है। तो आपसे दोनों यहाँ पर स्टैटिक के प्रश्न बन के आएंगे कि टिहरी बांध जो है कहाँ पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर है। और टिहरी पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो वो भी भागीरथी नदी पर ही स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो देखिए, कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में यहां पर है आपकी कल्पोंग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि अभी ये चर्चा में रही है। तो कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो देखिए, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है भारत ऊर्जा निगम और किसका है? देखिए, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड जो एक संयुक्त उपक्रम, संयुक्त उपक्रम का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के उसको चलाते हैं। ठीक है, पहली बात।
तो पहला तो वहाँ पर भारतीय ऊर्जा निगम है, तो दूसरा कौन सा वहाँ पर है, तो दूसरा एनटीपीसी है। तो जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी और भारत ऊर्जा निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और भारतीय ऊर्जा निगम, इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड का कार्यभार चला रहे हैं। तो अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। और संयुक्त उपक्रम क्या होता है हमने आपको बता ही दिया है। प्रश्न नंबर 19 है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो खैर की लकड़ी जो होती है उसका प्रयोग होता है कत्था बनाने के लिए। और कत्था का उपयोग कहाँ पर होता है आप जानते ही हैं, कई लोग कहेंगे पान में मिलाने के लिए कत्था का उपयोग होता है, देखिए गुटखा बनाने, इन सब चीज़ों में कत्थे का ही उपयोग होता है। तो कत्था कहाँ से मिलता है, तो खैर की लकड़ी से मिलता है हमको कत्था। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर, आइए देखते हैं। तो देखिए, झारखंड की संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, लोगों की हवाइयां उड़ गई इस प्रश्न को देख करके कि दुमका का हिजला मेला कहाँ पर होता है। तो झारखंड में लगता है पहली बात, और मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर हो गया कि मयूराक्षी नदी कहाँ पर है, तो झारखंड में बहती है मयूराक्षी नदी। और दुमका का हिजला मेला कहाँ पर लगता है, तो वो भी झारखंड में लगता है और मयूराक्षी नदी के किनारे पर ही लगता है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। इसके बाद हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कंप्यूटर और जो है विज्ञान के प्रश्न, और साथ ही साथ में हम इकोनॉमिक्स को भी क्लियर करेंगे। तो कल आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। रैपिड फायर राउंड यहाँ पर वन लाइनर होता है, थोड़ा समय आप और हमको देंगे तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पर 30 प्रश्नों को आपको क्लियर करा देंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार इन प्रश्नों का रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो पेपर में आए हुए हैं, जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं वो सारे के सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न तो कई बार देखा गया झारखंड वाला, और लोगों की हवाइयां उड़ गई क्योंकि पता ही नहीं था कहाँ पर लगता है दुमका का हिजला मेला। ऐसे ही मेले जो हैं वो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। देखिए, जो फेमस मेले हैं वो तो अब नहीं आते हैं। ग्वालियर का मेला अब नहीं आता है, प्रयाग का मेला अब नहीं पूछा जाता है, उज्जैन का मेला अब नहीं पूछा जाता है। अब ऐसे ही मेले आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, हम अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर हम एमपी की बात करते हैं, तो एमपी की वीडियो रोज़ शाम को 4 बजे आपको मिलने वाली है। सुबह 9 बजे हमने जैसे बताया था, तो हम सुबह 9 बजे भी लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि सुबह 9 बजे जो है वो आपका ये जो सेकंड पार्ट होता है, जैसे कि मैथ हो गया, ठीक है, उसके बाद एमपी के लिए मैथ हो गया, उसके बाद आप साइंस की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम सुबह रखेंगे और शाम को 4 बजे एमपी की स्पेशल वीडियो हम लेकर के आएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब रोजगार की बहार आने वाली है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। 4000 यहाँ पर आरक्षकों की वैकेंसी यहाँ पर घोषित कर दी गई है। 1500 मध्य प्रदेश एसआई की वैकेंसी आने वाली है। लेबर इंस्पेक्टर पटवारी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो तैयारी आपकी कैसी है, आपको अगर चेक करना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज की फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर लिंक दी हुई है। आप वहाँ पर जाकर के क्लिक करके अपनी जानकारी खुद प्राप्त कर सकते हैं कि आपका लेवल कहाँ पर है। और उस टेस्ट सीरीज में ऐसे ही प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, सामने आपको दिया रहेगा कि कौन से एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो जाकर के एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। विज्ञान की अलग से दी गई है वहाँ पर, रेलवे के लिए, ठीक है, और मतलब हर चीज़ की, पॉलिटी की अलग दी हुई है, ठीक है, हर चीज़ की वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और एमपी की प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बना दी है। अगर आपने एमपी का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के एमपी के वीडियो भी जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।